आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 5 के अंतर्गत भाग 6 में चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गत वीडियो आपने देखे जिनमें हमने 5 भागों में चर्चा की इस पाठ के बारे में। अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए और उनको देखने के उपरांत ही ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करने में बड़ा आनंद आएगा आपको। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, वर्षण क्या है? जल चक्र की हमने चर्चा की थी और उसमें आपसे बात की थी कि वर्षण जल चक्र की एक प्रक्रिया है। क्या होता है कि जो संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन की प्रक्रिया से जो वर्षा होती है उसी को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। देखिए नोट कीजिए कॉपी में। पृथ्वी पर जल के रूप में संघनन वर्षण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पर जो जल आ रहा है वो किसके रूप में? जल का जब क्या होता है? संघनन होता है तो वो किसके रूप में होता है? वर्षण के रूप में होता है। वर्षण कई प्रकार का हो सकता है, हमने उस पर बात की थी। उदाहरण के लिए वर्षण वर्षा के रूप में हो सकता है, हिम सहिम वर्षा, सहिम वृष्टि कह सकते हैं, यानी कि बूंदा बूंदी ड्रिजल्स कहते हैं, फुहार के जैसा हो सकता है। तो ये विभिन्न रूप हैं वर्षण के और ये महत्वपूर्ण अहमी भूमिका निभाता है किसके अंतर्गत? जल चक्र के अंतर्गत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जल चक्र के ऊपर ही है। हमने पढ़ा ये एक नियमित एक चक्र है जिसके अंतर्गत शताब्दियों से जो जल महासागरों में है उसका वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण होने के उपरांत क्या होता है? वाष्पीकरण होकर बादलों का निर्माण होता है, बादलों के बाद उसका संघनन होता है, संघनन के बाद वर्षण होता है, उसके बाद अपवाह होता है और पुनः महासागरों में वो लौट आता है। तो ये पूरी ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। देखिए लिखिए इसको। जिस प्रक्रम, प्रक्रम मतलब होता है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। अलग अलग स्वरूप क्या हो रहा है? महासागरों में है, गर्म हुआ सूर्य के ताप से, वाष्पीकरण हुआ, फिर बादलों का निर्माण हुआ, संघनन हुआ, वर्षण हुआ, वर्षण के बाद फिर तो एक प्रक्रिया है, रहता है महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता है। इसी को आप क्या कहेंगे? जल चक्र कहते हैं। क्लियर? अगला सवाल, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हमने लहरें पढ़ी, लहरों के अंतर्गत हमने जाना कि लहरें क्या होती हैं। इस तरीके से ये लहरें हैं, हमने इनके बारे में अध्ययन किया था। लहरें किसके परिणाम स्वरूप? सबसे पहला कारण मैंने बताया था पवन की जो दिशा होगी, पवन की गति होगी और जिस दिशा से आ रही है, अगर इस दिशा से पवन चल रही है तो वो लहर इस तरीके से गति करेगी। तो यानी कि पवन की दिशा इसको बहुत प्रभावित करती है। देखते हैं तो ये प्रमुख इसके कारण है, आप इनको नोट कर सकते हैं। तूफान में तेज वायु, यानी कि नॉर्मल एक हवा भी चल सकती है जिसको आप पवन कहेंगे, और या फिर तूफान में तेज वायु, वायु का चलना, तो उससे बहुत प्रचंडता से जो होगा तरंगे या लहरें उससे बहुत तीव्र गति से उठेंगी। अगला एक महत्वपूर्ण कारक है भूकंप है। भूसंकलन हो जाए या ज्वालामुखी उद्भेदन हो जाए, कहाँ पर? समुद्र की सतह के अंदर हो जाए, अंदर होगा तो उससे भी क्या होगा? विकराल लहरें जन्म लेंगी जिनको हम क्या जानते हैं? किसके नाम से? सुनामी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा था। तट की बनावट, अब तट अलग अलग तरीके हो सकता है। किसी का सपाट तट हो सकता है, किसी का तीक्ष्ण कटाव वाला तट हो सकता है, किसी का खड़ा ढाल वाला तट हो सकता है। तो उस तट के अनुरूप भी ये उसी के अनुरूप क्या है? उससे टकराती हैं तट से, और उसके अनुरूप इनकी ऊंचाई क्या होती है? निर्भर करती है। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे जिनको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महासागरीय जल की गति। अभी आप देखिए महासागरों में जल गति क्यों कर रहा है? पहला कारण हमने पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन कर रही है। अब पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो उसके कारण ही क्या है? पवन भी चल रही है, उसी के कारण पवनों में हमने पढ़ा था पवन गति कर रही है। और अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वही पवन जब महासागर की सतह को छूती है तो उसमें क्या होती है? गतियां होती हैं। और महासागर की गतियों को हमने पढ़ा था 3 रूपों में, तरंग के रूप में, धाराओं के रूप में और ज्वार भाटे के रूप में।
तो उन्हीं का कारण इसमें आप लिख दीजिए। तरंग का कारण पवन की गति, ज्वार भाटे का कारण सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और धाराएं अंदर की सेवनीय ऊर्जा के कारण, जो भूतापीय ऊर्जा है जिनके कारण धाराएं गतिशील है। देखिए, पहला पवन, दूसरा लवणीयता, और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। यहां लवणीयता को और मैं बता देता हूं कि लवणीयता जो है वह भी क्या करती है, महासागर के जल को गति करने में प्रभावित करती है। हमने बात की थी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, सूर्य ताप क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होता है, पर वाष्पीकरण के साथ वर्षण भी ज़्यादा हो जाता है। उसकी तुलना में उपोष्ण क्षेत्र है जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के पास वाले स्थान है, वहाँ सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, और वहाँ विषुवत रेखा की तुलना में जो वर्षण होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। और वर्षा कम होगी तो वर्षा के साथ साथ अगर तापमान ज़्यादा है, वर्षा कम हो रही है और तापमान ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो वाष्पीकरण, उपलब्ध जल राशियों में से वाष्पीकरण क्या होगा, तेजी से होगा। तो लवणता वहाँ के इलाकों में क्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा, उन जल राशियों में लवणता ज़्यादा मिलेगी। और लवणता से क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। भारी होगा तो वो क्या होगा, किसकी तरफ करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ गति। इसका मैंने उदाहरण आपको दिया था ध्रुवों में, कि ऊपर क्या होता है, जल भारी हो जाता है और भारी होकर फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये प्रमुख कारण है इसमें। देखिए अगला सवाल, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। ज्वार भाटा किसके, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। अलग अलग स्थितियों में पढ़ा, एक उच्च ज्वार पढ़ा, एक निम्न ज्वार पढ़ा। उच्च ज्वार की स्थिति देखी हमने, जब क्या है, सीधी रेखा में हो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। कब हो सकते हैं, अमावस पे हो सकते हैं या पूर्णिमा पे हो सकते हैं। देखिए, तो पर ये आते कैसे हैं, ये नियमित एक समय अवधि के अंतर्गत आते हैं, निश्चित अंतराल पे आते हैं, और दिन में 2 बार आते हैं। देखिए, लिखिए अब इसको, ज्वार भाटा दिन में 2 बार, नियम से, नियम क्या बताया था कि 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। उत्पन्न होने के कारण भी आप लिख सकते हैं, किन कारणों से हो रहा है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्लियर हुआ। अगला सवाल, महासागरीय धाराएं क्या है। लास्ट वीडियो हमने देखा, उसमें इन्हीं पे चर्चा की थी विस्तार से। महासागरीय धाराएं क्या है, एक चक्रीय प्रवाह में घूम रही हैं और ये दिखाई नहीं देती हैं। कहाँ है, महासागर की सतह से नीचे। जल क्या हो रहा है, एक निश्चित दिशा में गति करेगा, और जैसे क्या पढ़ा था, विषुवत रेखा से गर्म धाराएं विषुवत रेखा से उत्पत्ति स्थल है और कहाँ जाएंगी, ध्रुवों की ओर। ठंडी धाराएं ध्रुवों से उत्पत्ति स्थल है और कहाँ आएंगी, विषुवत रेखा की ओर। तो इस तरीके से गतिशील होता है। लिखिए, इसको नोट करते जाइएगा बार बार। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, एक दिशा बताइए, सागरीय सतह पर नियमित रूप से, और ऐसे नहीं है कि रुकती हैं, नियमित बहती हैं, साल भर बहती हैं। इनका अपना एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ये वर्ष भर इनमें गति होती रहती है, पर निश्चित दिशा और निश्चित गति रहेगी। इसमें दिशा रहेगी, ये महत्वपूर्ण है, और नियमितता रहेगी। ये दोनों खास बातें हैं जल धाराओं के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, कारण बताओ। ये सवाल बड़े खास होते हैं, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है वही इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो डिटेल से वीडियो को देखते रहिए और ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करते रहिए। पहला सवाल, समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, बात की थी, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और वह उसका क्या है, रासायनिक संगठन है। और रासायनिक संगठन बहुत सारे, पर NaCl क्या है, सर्वाधिक पाया जाता है। इसलिए वो क्या होता है, उसमें लवणता होती है। और बहुत सारे कारकों की और चर्चा की थी हमने कि समुद्री जीव हैं, क्या करते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, स्रावित NaCl का स्राव करते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड को निकाल देते हैं। और वो सोडियम क्लोराइड ही क्या है, आपका साधारण खाने वाला नमक है। महासागरीय जल की रासायनिक संगठन
केमिकल कंपोजिशन है उनका। इसमें अधिकांश नमक, जिसको आप क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। कारण बताओ में ही है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम होते जा रही है, खराब होते जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? मानव उसके लिए जिम्मेदार है कि मानव उसका अविवेकशील क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। अगर हम वाटर को क्या करें, रिसाइकिल करें, बहुत सारे तरीके हमने पढ़े। हम उससे टाइडल एनर्जी बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जल विद्युत बना सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बना सकते हैं, ये तरीके हैं। और क्योंकि जल हमने पढ़ा था एक थलशाला की तरह है इस पृथ्वी पर, जो निरंतर कई शताब्दियों से एक चक्र के रूप में मौजूद है, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? मानव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उसकी गुणवत्ता को वो क्या कर सके, बनाए रखे। देखिए, मानव के पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अविवेकपूर्ण दोहन के परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न सही के उत्तर पर टिक लगाइए। बड़े आसान है, सवाल पढ़ेंगे और फटाफट हल करते हैं। देखिए पहला सवाल, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल, स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। ये परिभाषा तो रट चुकी है आप लोगों को। किसकी परिभाषा है? देखिए पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल चक्र की परिभाषा है। ज्वार भाटा नहीं है, धाराएं नहीं है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म धाराएं बात की थी, जब समुद्री महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, गर्म होती है, एक ठंडी होती है। और गर्म धाराएं के उत्पत्ति स्थल क्या है? विषुवत रेखा से होती है, भूमध्य रेखा से होती है, इक्वेटर से होती है। देखिए तो सही उत्तर क्या है? भूमध्य रेखा के निकट से होती है। क्लियर, समझ गए? क्योंकि ध्रुवों से तो क्या होगा, ठंडी जलधाराओं का उत्पन्न होगा, और दोनों में से कोई नहीं तो है ही नहीं। इसका सही उत्तर 2 नंबर, भूमध्य रेखा। अगला सवाल, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। अभी जिनको हमने विस्तार से अभी पूर्व में प्रश्नों को चर्चा की है, उन्हीं पे ये प्रश्न आ गए, तो ये तो बड़े आसान है। देखिए 2 बार उठना गिरना, नियम से क्या आएगा? ज्वार भाटा। सही उत्तर है ज्वार भाटा। धाराएं 2 बार नहीं आती, नियमित चलती हैं। तरंगे ये भी नियमित है, पर 2 बार नहीं है। 2 बार का जो है अंतराल 12 घंटे 26 मिनट का जो अंतराल है, वो सिर्फ कहाँ है? ज्वार भाटे पे, क्योंकि वहां क्या लग रहा है? सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ये भी बड़ा रोचक सवाल होता है जोड़े बनाने का। पहला, कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धाराएं। सही जोड़े से मिलान करेंगे। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो कहां है? विशालतम झील। बिल्कुल सीधा मिलान कर दीजिए। ज्वार भाटा अभी पढ़ा था, एक निश्चित समय अवधि में आता है, मिला दीजिए। जल में आवधिक बढ़ाव एवं उतार, ऊपर जाना नीचे आना। सुनामी तीव्र भूकंप की तरंगों से आती है। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं। और ये जो है 5वां रह गया, ये इसका मिलान किसी से नहीं है। सही उत्तरों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल ये आपके सामने है, इनको बारी बारी से इत्मीनान से नोट कर लीजिए। और इसकी सबसे खास बात थी, इस जोड़े बनाओ में तो सारे जोड़े तो मिले हुए ही थे। ये देखो 1 2 3 4, और वही है उत्तर जो सामने दिए गए थे। तो बड़ा आसान जोड़े बनाओ था। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? एशिया, रूस में ये स्थित है। कैस्पियन क्या है? सागर। आपको मैं यह जानकारी दे दूं, भूगोल की भाषा में जो बड़ी वृहत जल राशियां होती हैं उनको क्या कह देते हैं? सागर कह देते हैं। इसलिए कैस्पियन झील को, ये जो विशालतम झील है, इस झील को क्या कहा गया है? सागर कहा गया है। बाकी आप कर सकते हैं। अगला सवाल,
प्रश्न 5, आओ खेलें। खेलते हमेशा हैं हम, क्योंकि प्रश्न हल करने के बाद कुछ मनोरंजक गतिविधियां करते हैं और जिनमें आप सभी को बड़ा आनंद आता है और इससे हमारी तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता वो बढ़ती भी है। तो ऐसे सवालों को ज़रूर कीजिएगा खाली समय में अपने। देखिए करते हैं। पहला है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में से प्रत्येक एक नदी का नाम ढूंढे। कुछ वाक्य अंग्रेजी में दिए गए हैं। गत वाले पाठ में हमने हल की थी एक पहेली, पजल बॉक्स वर्ग पहेली हल की थी, और यहाँ पर क्या है, कुछ अंग्रेजी के वाक्य दिए हैं। उन अंग्रेजी के वाक्य को पढ़ेंगे और पढ़ने के उपरांत उसमें से एक नदी का नाम ढूंढ निकालेंगे। देखिए कैसे है। ये आपके सामने एक उदाहरण है। मंदिरा, विजयलक्ष्मी एंड सुरेंद्र आर माई बेस्ट फ्रेंड। एक स्टेटमेंट हो गया, एक वाक्य हो गया। अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, आता है ना मजा उसमें भी, तो उसी में है। अब इसमें से हमें एक नदी का नाम ढूंढ ले। नदी देखिए, तो ये पीले रंग में जो मैंने प्रदर्शित कर रखा है, ये आपके लिए पीले रंग में कर दिया अलग से कि आप उससे नदी का नाम आसानी से ढूंढ सके। देखिए रावी, तो ये आंसर क्या बन गया इसका, रावी। रावी क्या है, सिंधु नदी की, इंदस नदी की सहायक नदी है रावी। अगला सवाल उत्तरों में देखते हैं। पहला प्रश्न है, द स्नेक चार्मर बस्टी स्टेबल वेयर हॉर्सेज आर हाउस एंड द पाइल्स ऑफ वुड एंड ऑल कॉच फायर एक्सीडेंटली। अब आपको क्या दिया है, एक हिंट भी दिया है। हिंट मतलब होता है एक सुराख दिया है कि जहां तक आप पहुंच सकें, एक क्लू दे दिया आपको। क्या है देखिए, अनदर नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी हमने पढ़ी थी, बड़ी नदियों में नाम आता है इसका। कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से आती है और वहाँ पर इसका नाम सांगपो होता है। और फिर जब भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहाँ इसका नाम क्या होता है, दिहांग होता है। फिर लोहिती होता है, फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहलाता है पासीघाट के बाद। इस तरीके से इसकी लंबी एक यात्रा है, बाद में गंगा के साथ मिलकर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदी का नाम है दिहांग। अब DIHANG को इसमें ढूंढ लीजिए। ये DIHAN और G हो गया क्लियर। इस तरीके से हमें एक स्टेटमेंट, एक वाक्य में से नदी का नाम ढूंढ निकालना है। अगला सवाल, द कॉन्फ्रेंस मैनेजर पुट पैड मटेरियल फॉर रीडिंग एंड ए पेंसिल फॉर ईच पार्टिसिपेंट्स। हिंट क्या दिया है, ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनकी एक वितरिका है जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास होती है। क्या नाम है उसका, पद्मा। तो अब इसमें आप देखिए PADMA, ये जो पीले रंग से प्रदर्शित किए गए हैं ये उत्तर, उसमें आप इसके अक्षरों को ढूंढ सकते हो। समझ आ गया। अगला, ईदर जेलेसी और एंगर कॉजेज ए पर्सन्स फॉल। हिंट क्या दिया है, नेम ऑफ ए जूसी फ्रूट। कि जो नदी का नाम है, हमें नदियों का नाम ही तो ढूंढना है। नदी का नाम है वो एक रस भरे फल के रूप में है। रस भरा फल क्या होता है, संतरा होता है, ऑरेंज। ये देखिए, तो नदी का नाम है ऑरेंज। और ढूंढिए इसमें ORANGE मिल गया इसी में। अगला सवाल देखते हैं। भावनी जर्मिनेटेड द सीड इन ए पॉट। बीज उगाया उसने। हिंट क्या दिया है, लुक फॉर हर इन वेस्ट अफ्रीका। कहां पर है, उसको देखना कहां है, ये नदी कहां मिलेगी आपको, वेस्ट अफ्रीका में मिलेगी। तो नदी का नाम है, वेस्ट अफ्रीका में नाइजर है, नाइजीरिया है एक देश, माली है और गिनी के पास जाकर ये गिर जाती है, नाइजर नदी। देखिए NIGER, नाइजर नदी। क्लियर हो गया। अगला सवाल,
I am a zonal champion and now declared the excited athlete. हिंट क्या दिया है? द रिवर दैट हैज़ द बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड. विश्व में सबसे बड़ा बेसिन कौन सी नदी बनाती है? अमेजोन नदी बनाती है. सबसे लंबी नदी तो नील नदी है और सबसे बड़ा क्षेत्र बहाव क्षेत्र बनाती है वो अमेजन नदी है, दक्षिणी अमेरिका में है. देखिए अमेजोन, AMAZON, अमेजोन, AMAZON. क्लियर? अगला सवाल फिफ्थ है, द टिफिन बॉक्स रोल डाउन एंड ऑल द फूड फेल इन द डस्टी पॉट होल्स. हिंट क्या दिया है? राइज इन इंडिया एंड जर्नी थ्रू पाकिस्तान. ऐसी नदी को ढूंढ निकालिए जो उत्पत्ति स्थल तो भारत है पर जाति कहाँ है? पाकिस्तान में. ऐसी नदी है सिंधु नदी, जिसको आप क्या कहते हैं? इंदस. सिंधु नदी को इंदस कहते हैं अंग्रेजी में, और वो पाकिस्तान चली जाती है. सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, और फिर पाकिस्तान में तीनों मिठनकोट के पास मिलती हैं और फिर ये अरब सागर में गिराती है अपना जल कराची के पास से. ये इंदस है, INDUS. क्लियर? इंदस हो गया. अगला सवाल, मालिनी लर्न अगेंस्ट द pole and when she felt that she was going to faint. हिंट क्या दिया है? Here delta in Egypt is famous. जो डेल्टा है वो फेमस है किसका? इजिप्ट में. तो इजिप्ट में डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी? जैसे भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, सुंदरबन कट है, तो इजिप्ट की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? मिस्र की प्रसिद्ध नदी है नील नदी. ये नील नदी है जिसको अंग्रेजी में नाइल कहते हैं. तो आप ढूंढिए NILE. ये हो गया आपका नाइल. क्लियर हुआ? अगला सवाल, समंथा mesmerize everybody with her magic tricks. हिंट क्या दिया है? लंदन इज सिचुएटेड ऑन हर एस्चुरीज. लंदन जो है शहर, आपको पता है यूके ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जहाँ से मानक समय भी गुजरता है, GMT भी गुजरता है, और वहाँ पर एक पवित्र नदी है. जैसे भारत में गंगा है, वहाँ की नदी है थेम्स. देखिए थेम्स, THAMES, थेम्स. क्लियर? अगला सवाल, In this neighborhood, please don't yell. Owner of the house like to have peace. Hint क्या दिया है? And आगे है warn my father when we moved into our new flat. Hint दिया है एक कलर का नाम है. कलर कैसा है? जो नदी के नाम पर भी है. तो हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसी नदियाँ. तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करने के लिए एटलस में आपको माउंटेन्स, पर्वतों के नाम, पठार के नाम, मैदान के नाम, नदियों के नाम, मरुस्थलों के नाम, ये सब एटलस में याद करने पड़ेंगे. एटलस को खेल खेल में देखिए, सुबह देखिए, शाम देखिए, जब मन करे. रंगीन एटलस होता है. एटलस क्या है? मानचित्रों का संग्रह होता है. कक्षा 6 में पढ़ा है ना. तो उसको अध्ययन करेंगे तो ऐसे सवाल चुटकियों में हल कर डालेंगे. देखिए है ना, बड़े रोचक. तो वो कलर का नाम है येलो, और येलो के नाम से एक नदी है जो दक्षिणी अफ्रीका में लिसिथो है, वहाँ पर बहती है. देखिए आगे, Write the following words. Marks on go in said that teacher to the little boy in KG class. Hint है rhyme with bongo. बोंगो के जैसा एक नदी का नाम जो बोंगो के जैसी आवाज़ करता है तो वो है कांगो. कांगो कहाँ पर है? सेंट्रल अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच वाले इलाके में है, कैमरून के पास है ये नदी कांगो. Now make some more on your own and ask your classmates to spot the hidden name. You can do with any name that of lake, mountain, tree, fruit, school,
आइटम्स। अब इसी पहेली में से आप लोग घर पे क्या कर सकते हैं, माउंटेन्स पर्वतों के नाम ढूंढ सकते हैं, लेक्स मतलब झीलों के नाम ढूंढ सकते हैं। तो ये पहेली ऐसा आप घर पे करके देखें, बड़ा आनंद आएगा। आगे देखते हैं। जासूसी करते रहिए। हम जासूसी तो कर रहे थे, ऐसे ही तो जासूस काम करता है, हिंट से काम करता है। किससे काम करता है? सुराग मिलता है, सुराग से काम करता है वो। तो एटलस की सहायता से 5.1 जो हमने खोजी गई सभी नदियों को विश्व के रूपरेखा मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए या बनाइए। तो अब जो नदियां हमने पढ़ी उन सभी नदियों को हम बारी बारी से इसमें प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए ये विश्व का मानचित्र है, आप दिखाई दे रहा है। इसमें बारीकी से सभी नदियों को करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी ये लिसितो है और यहां पर आप लिख दीजिए ऑरेंज, ऑरेंज नदी। क्लियर? ये नदी हो गई। वैसे आपको इसके लिए आप नीले रंग का भी मार्कर काम में ले सकते हैं। जब एटलस में कॉपी में करेंगे तो ब्लू कलर का नीले रंग के पेन से इसको मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे थे वेस्टर्न साइड में एक रिवर है, यहाँ पर नाइजीरिया है। इस नाइजीरिया के पास माली से गिनी होती हुई यहाँ पर कौन सी है? नाइजर रिवर है, नाइजर। इसी तरीके से ये सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर कैमरून है, यहाँ पर आप लिखेंगे कांगो रिवर। कौन सी है? कांगो नदी। फिर हमने बात की थी लंदन की। लंदन में यहाँ पर एक नदी का नाम आप लिख दीजिए थेम्स। कौन सी है? थेम्स, THAMES, थेम्स। ठीक है। भारत से भी एक नदी बताई थी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक बनती है। ब्रह्मपुत्र प्रवेश कहाँ से करती है? ये तिब्बत हो गया, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र आई, यहाँ से आकर यहाँ से अंदर आती है। तो यहाँ से अंदर आएगी तो इसका नाम क्या है? दिहांग। दिहांग, क्या नाम है? दिहांग। ये जो मैंने चिन्ह बनाए हैं इनको ध्यान रखना, यहाँ से इनका प्रमुख बिंदु है जहाँ से ये प्रवेश कर रही हैं। इसी तरीके से हमने महत्वपूर्ण नदियों में बात की थी। एक नदी जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान चली जाती है। ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, मैंने बात की थी चेमुनलोंग ग्लेशियर से, और यहाँ पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम कौन सा है? लिख लीजिए इंदस, सिंधु नदी है इसका नाम। तो इस तरीके से विभिन्न नदियों को हमने मानचित्र में प्रदर्शित किया और बचे हुए कार्य आप होमवर्क में ज़रूर करेंगे। एटलस को अध्ययन कीजिए और इसी तरीके से भूगोल के जासूस बन जाइए। आनंद आया? निरंतर वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।